नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर के साथ जो जुड़ी है इस श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेके, जिसमें हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट का आदेश आ चुका है और शाही ईदगाह का सर्वे कराने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए जा चुके हैं। तारीख 20 जनवरी जब सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से, और 2 जनवरी से शाही ईदगाह का सर्वे भी शुरू हो जाएगा। जो विवादित स्थल है उसका सर्वे कराने के आदेश दे दिए गए हैं और ये पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना हुआ है और 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसका अब सर्वे होगा। अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इसमें काफ़ी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया 68 में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मामला थी। सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज़ को समझौते को करने का। सर्वप्रथम उनको शून्य घोषित करने के लिए कहा। और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है हमारी 13.7 एकड़ ठाकुर जी की भूमि में, उसको विस्मार करके हमारे पोजीशन में दिलाने के लिए हमने उसमें कहा गया। तीसरी हमने मांगी कि दौरान वाद किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज़ को भी हमने वहाँ रखा गया। तो हिंदू सेना के दावे पर अब सर्वे होगा। सर्वेक्षण का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है विवादित स्थल को लेकर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य, जो कि धर्मगुरु हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर साहब भी जुड़ेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदुओं की तरफ से, एक हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, अब उसे कोर्ट ने मान लिया है और जो विवादित स्थल है उसका सर्वे कराया जाएगा। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, बड़ा सुंदर है जिस प्रकार की मांग लगातार की जा रही थी और जो एक अधर्म लगातार पिछले 350 साल से इस धरा पे किया जा रहा है। औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को पूरा विध्वंस किया गया, उसके पूरे दस्तावेज वहां मौजूद है और किस किस प्रकार से वहां मथुरा क्षेत्र के बच्चे बच्चे को इस सत्य से उनको पता है। और वहां पर आप नॉर्मल तरह से भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो जो वहां पर आपको सर्वे कराने वाले लोग होते हैं, जो आपको दर्शन कराते हैं, वो सब इस कथा को बताते हैं कि कैसे कैसे किस मंदिर को कैसे कब किसके ऑर्डर के द्वारा वो तोड़ा गया था। वहां रंगनाथ जी का मंदिर, गोविंद जी का मंदिर और तमाम मंदिरों को कैसे कैसे तोड़ा गया और कहां कहां वो मूर्ति उठा के ले जाई गई, वो सब बातें आज भी वहां जन प्रचलित है। इस इतिहास को लगातार छुपाने का प्रयास किया गया। हिंदू लगातार इसमें बात को अवगत कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से लगातार इस बात को छुपाया जा रहा था। और तो और कृष्ण मंदिर को तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सारी की सारी जो जमीन है वो तो भगवान कृष्ण की है, भगवान कृष्ण की। और साथ साथ उसको तो बिरला जी ने अचानक से क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ? क्योंकि ईदगाह मस्जिद को हटाकर ये जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग आप लोग करते हैं, और ये जो स्थल है ये 2.37 एकड़ का है। इतने वक्त से यहाँ पर मस्जिद मंदिर दोनों साथ साथ चल रहे थे। अचानक से हिंदू पक्ष को ऐसा क्यों लगा कि हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और मामला हमारे पक्ष में इसका रिजल्ट आना चाहिए? इसमें तो कोई विवाद था ही नहीं ना। ये तो 1968 के अंदर जबरदस्ती कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ 3 लोग लाकर एकत्र कर दिए वहां पर और उन लोगों से कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया। आमतौर पर जनमानस को पता ही नहीं चला खेल क्या हो गया। मुझे बताइए, पूरी जमीन 1948 के अंदर जब बिरला जी के पास थी और उसमें विवाद कोई था ही नहीं, विवाद की कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए, तुष्टीकरण के लिए 1968 में 3 लोगों को वहां खड़ा किया जाता है और उसके बाद वो सारा विवाद उपस्थित कर दिया जाता है। और जिस जगह की बात की जा रही है उसमें मुस्लिम कोई विवाद था ही नहीं, अगर इतिहास को पढ़े। और जिस प्रकार से लगातार ये तो पूरे कॉन्स्पिरेसी की गई है हिंदुओं के साथ, ये उसी को सत्य को सामने लाने के लिए ये याचिकाएं कोर्ट में उपस्थित की गई है। कोर्ट में कहा है कि सत्य को सामने लाने के लिए सर्वेक्षण करे, जो अन्वेषण होगा, जो सत्य सामने आएगा वो पूरी तरह से हर एक को पता चलेगा। और इसी को लगातार कांग्रेस ने तुष्टीकरण का लाभ लेते हुए, तुष्टीकरण करने के लिए, लगातार मुस्लिम वोट को बांधने रखने के लिए मुसलमानों को पागल बना रखा था इतने सालों से। हिंदुओं को तो बना ही बनाया, हमारा तो अपमान किया ही क्या, जबरदस्ती मुसलमानों को एक तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए कांग्रेस ने यह हाल किया सारा का सारा। उसको समझ में मुझे समझ में नहीं आता है
कि क्या हिंदुओं का अपमान करके मुसलमानों का वोट कैसे मिल सकता है, और वो कौन सा मुसलमान होगा कि जो हिंदुओं का अपमान करके जीना चाहेगा। मुझे नहीं लगता लेकिन है वो पक्ष कि तो यहाँ गुलाम शर्मा 1968 साहब में जो बैठे जमीन हैं को लेकर कि वो ऐसा समझौता कुछ हुआ करना उसका चाहेंगे। जिक्र करता है ना सर। जो दूसरा पक्ष है वो तो उस समझौते का जिक्र करता है, वो कहता है कि आप चाहते अरे वो हैं कि उस समझौते में समझौते को लोग भी ही गलत खत्म थे कर ना दिया भाई। जाए। वो अगर वो समझौता वो गलत इसलिए है क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उस समझौते का जो लोग हैं उसके अंदर वो विवादित है। वो वास्तविक तौर पे उनका ना तो जमीन से कोई मतलब था, ना कोई विवाद से मतलब था। वो तो एक कांग्रेस के नुमाइंदे थे, वो उसमें खड़े हो गए। सीएम उसके अंदर इन्वॉल्व थे उस टाइम का, और उसके अंदर पूरे तथ्य दिए जाएंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। जब जो ना तो इसमें 1991 का एक्ट बीच में आता, क्योंकि वहां तो पूजा पहले से ही चल रही थी। सारा विवाद जो था वहां, इसको तो बाद में 1968 के बाद ये मस्जिद जो आज जिस शेप में देख रहे हैं वो बाद में उसको जीर्णोद्धार कराया गया है। ये तो हिंदुओं को बेसिकली पता ही नहीं चला। अच्छा, बीच में हिंदू ये ऐसे बताइए फंसे। आचार्य विक्रमादित्य जी, जो 2 तारीख से सर्वे की शुरुआत हो रही है, उस सर्वे से क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है, क्या लगता है? क्योंकि जाहिर बात है अब इस मामले की शुरुआत ठीक वैसे ही हुई है जैसे वाराणसी में मामले की हुई थी, और उसके बाद भी वीडियोग्राफी हुई, तमाम चीजें सामने आई, वीडियोग्राफी में बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। तो 2 जनवरी से यहां पर जो सर्वे होना है उससे किस बात की उम्मीद है आपको? हमें पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि सत्य सामने है। सत्य के तो पूरे हमारे साक्ष्य हमारे पास उपस्थित है, जमीन के कागजात हमारे पास उपस्थित है, हर चीज हमारे पास उपस्थित है। जो सत्य है वो जो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। दिक्कत तो उनको है जिनके पास ना कागज है, ना कागज वो दिखाना चाहते हैं, ना उनके पास कोई तथ्य है, ना कोई कहानी है। ये तो केवल जबरदस्ती खामखा बने बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पर, और वो विवाद इकट्ठा करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, सर्वे हो जाए, तथ्य सामने आ जाए, इतिहास सबके सामने आ जाए, और इससे आनंद की भाव क्या हो सकता है। हिंदू हमेशा कभी ना डरा है ना डरेगा। सत्य सामने लाने से कोई ठीक दिक्कत है, नहीं है। हम ठीक तो है। कहते हैं कागज लेके चलते हैं। हिंदू जो है लोग कागज साथ में लेके चलते हैं, प्रमाण साथ में लेके चलते हैं। दिक्कत उनको है जो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, जिनके ठीक है, पास है ही नहीं दिखाने ठीक के है, लिए आपकी उनके बात पास समझ दिखा। गई विक्रमादित्य जी। यानी कि दूसरी तरफ आप एक बड़ी जीत के तौर पर फिलहाल कम से कम जो सर्वे का आदेश दिया गया है उसे आप देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2 तारीख से हो जाएगी और 20 तारीख तक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगली बड़ी खबर है श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, जिससे जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। एफएसएल ने नार्को और पॉलीग्राफी रिपोर्ट इस वक्त सौंप दी है और दिल्ली पुलिस को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। नार्को टेस्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आफ्ताब ने हत्या की बात को कबूल कर लिया है। हत्या की प्लानिंग पहले से रची गई। प्लानिंग के तहत लाश को ठिकाने लगाया गया। श्रद्धा की लाश के टुकड़े मेहरौली में फेंके। ये तमाम कबूलनामे हैं आफ्ताब के। मेहरौली के जंगल में लाश के टुकड़े फेंके थे। सिर को पूरी तरीके से डैमेज करके फेंका ताकि पहचान ना हो सके श्रद्धा की। कई सवाल के जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट से अलग इस टेस्ट के दौरान मिले हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। कन्हैया शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कन्हैया, जल्दी से बताएं, पॉलीग्राफ टेस्ट पर नजर हमारी लगातार बनी थी। आफ्ताब क्या सवालों के जवाब देता है, लेकिन अब जो एफएसएल की रिपोर्ट सबमिट की गई है नार्को टेस्ट में सवालों के जवाबों के साथ, क्या दिखता है उसमें? देखिए पूर्णिमा, आपको बता दें कि पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसको मिल जाए, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट का जो आधार था, जिस तरीके के सवाल किए गए थे, उसमें कई ऐसे सवाल हैं जिसमें मेल नहीं खाया गया है। लेकिन पुलिस को कई ऐसी लीड मिली है, जो सुराग मिले थे, जो पुलिस को इस पूरे मामले में जो हत्या के साक्ष्य मिले थे, उसको लेकर के जो बयान लिए गए थे आफ्ताब से, वो पूरी तरीके से मेल खाते हैं। इसलिए उन्होंने जो सवाल किए थे वो पूरी रिपोर्ट में इसमें दर्ज है कि आफ्ताब ने मेहरौली के जंगलों में श्रद्धा के शव को काटा था। इसके अलावा श्रद्धा का जो शव है वो उसको ठिकाने लगाने के लिए मेहरौली के जंगलों का इस्तेमाल किया था। साथ साथ जो शव हत्या करने के दूसरे दिन बाद उसने जो है आरी खरीदी थी और फ्रिज खरीदी थी। इस तरीके के जो सभी सवाल थे उसके सारे साक्ष्य मिल चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 26 दिसंबर को आफ्ताब का वॉइस टेस्ट सैंपल लिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस इस मामले में और भी साक्ष्य जुटा सकती है और कोर्ट में एक जो दस्तावेज है, जो एक तरीके से चार्जशीट है, उसको पेश करेगी, जिसके बाद आफ्ताब पर जो है पूरे आरोप सिद्ध हो सकते हैं और फिर इसके बाद आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में पुलिस सफल रहेगी। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट और जिस तरीके से नार्को टेस्ट हुआ था, उसमें जो भी जांच में सामने आया था, जो जांच रिपोर्ट है, उसमें पुलिस को काफी मजबूत सबसे बड़ी बात कन्हैया, हत्या की बात को कबूल लिया है
है और इसके साथ ही आफताब ने यह भी बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग के साथ शव के टुकड़े किए गए और उसको ठिकाने लगाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया इस पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। अगली खबर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई, जो आज दिल्ली में जारी है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ कुछ देर चलती हुई नजर आई। सोनिया गांधी ने दूसरी बार राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया था और इस बीच में राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए जो कि दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी नजर आई, थोड़ी देर चलती हुई नजर आई। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें इसी दौरान राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट भी की गई है इसी यात्रा से जुड़ी हुई। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी हो रही है। ये यात्रा आपको जानकारी दे दे, शाम को लाल किले पर खत्म होगी और राहुल गांधी ने यात्रा से पहले लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। और इसी भारत जोड़ो यात्रा पर अनुराग ठाकुर ने किया है काउंटर अटैक, ये कहते हुए कि यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले शामिल हो रखे हैं। राष्ट्रहित से राहुल गांधी का लेना देना नहीं, कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं राहुल को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि जो इनसे मोहब्बत मिली वही देश से बांट रहा हूं, और उसके बाद अनुराग ठाकुर का ये पलटवार वाला बयान। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सिक्किम हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 जवान शहीद हुए थे। सीएम योगी ने इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ ही शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। 50-50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और शहीदों के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। शहीद के नाम पर सड़क का नामकरण भी होगा, ये ऐलान भी किया है। सिक्किम हादसा हुआ जिसमें 16 जवान शहीद हुए थे, कुछ घायल थे। इनमें से 4 जवान उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही मदद का भी ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, सरकार पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। यह बयान स्वास्थ्य मंत्री मांडविया का कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर है। एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग करेंगे, ये जानकारी भी दी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है। विदेश से आने वालों की जांच की जाएगी, जो बढ़ा दी गई है पहले से ही, और इसे लेकर और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है एयरपोर्ट्स को। चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आयकर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 1200 करोड़ का काला धन मिला है। 4 मीट कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की गई। छापेमारी में 1000 करोड़ कैश मिला।
कैश का हिसाब नहीं दे पाए मीट कारोबारी। लखनऊ, उन्नाव, बरेली में आईटी की तरफ से ये छापेमार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें 1200 करोड़ का काला धन टीम ने बरामद किया है। 4 मीट कारोबारियों के ठिकानों पर यह छापा मारा, जिसमें 1000 करोड़ कैश भी बरामद किया गया।